बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली. Um, Today we will start a new chapter named electromagnetic induction. Well, right before starting that lecture, हमें समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट हुई. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है. दो साइंटिस्ट एम्पियर्स और ऑर्स्टेड, इन्होंने फर्स्टली ये डिस्कवर किया था कि जब भी कहीं से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं. और ये यानी उन्होंने बताया ये था कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिज्म. और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि एक कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ मैग्नेटिक पीसेस रखे, सॉरी मुख्तलिफ आयरन के छोटे छोटे पीसेस रखे और उस कार्डबोर्ड में से एक वायर को पास किया. जब वायर को के अंदर को करंट दिया गया तो हमने देखा कि जो आयरन पीसीस हैं उन्होंने अपने आप को अलाइन करना शुरू कर दिया सेमी सर्कुलर फॉर्म में. तो इसकी रीज़न ये दी गई कि यकीनन कार्डबोर्ड के जो जो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट वायर है उसके सर्कुलर सेमी सॉरी कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं. तो फर्स्टली ये दो साइंटिस्ट ने इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का एक इफ़ेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है, राइट. उसके बाद विद टाइम बिंग कन्वेंशनल करंट यानी पॉजिटिव करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं उसके लिए बताया गया कि अगर हम किसी भी वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ें तो कुछ इस तरीके से कि हमारा जो थंब है वो इंडिकेट करे करंट के डायरेक्शन को, तब जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को. और इसी तरह से अगर एक सोलेनाइड बना दिया जाए और सोलेनाइड को हम करंट दें तो वो एक बिल्कुल बार मैग्नेट के तौर पर बिहेव करना शुरू हो जाता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट लाइंस इस ये सोलेनाइड और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें बताएं. और इसको रिप्रेजेंट करने का वही जैसे मैंने बताया था एक तरीके रूल है जिसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल भी बाज़ औक़ात लोग कहते हैं इसे. सो बट हम आगे चलते हैं. असल में हमारा जो मेन चीज़ है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और एम्पियर और ऑर्स्टेड के जाने के काफ़ी साल बाद दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम माइकल फैराडे फ्रॉम इंग्लैंड और जोसेफ हेनरी फ्रॉम यूएसए. उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस का एक रिवर्स भी होता है. 1831 की बात है ये, ठीक है. यानी 18वीं सदी के सॉरी 19वीं सदी 1831 वाली वो जो 18th सेंचुरी के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी. तो ये दो साइंसदान ने कहा था, दो साइंटिस्ट ने ये बात कही थी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है. अब रिवर्स क्या है कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है. वेल, मैग्नेटिज्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. अब उन्होंने डिस्कवर क्या किया था. दे डिस्कवर दैट if conductor is moved in the magnetic field, the magnetic field lines changes through it, EMF produced in the conductor. ठीक है. और उस EMF को क्योंकि वो इंड्यूस हो रही है, वो दाखिल हो रही है, और उस EMF को हमने क्या कहा वो क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF हो गया. ये बात डिस्कवर की थी माइकल फैराडे ने एक बाई एक्सपेरिमेंट्स कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मूव करवाएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर उस कंडक्टर में से चेंज हो जाएं तो उस कंडक्टर के अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है और उसको प्रोड्यूस हो जाता है. और लेकिन वो इंडक्शन जो होती है EMF की उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड EMF. वेल, इंड्यूस्ड EMF की वजह से जो करंट जनरेट होता है उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं. और इस फिनोमिना को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. जैसे कि अभी यहाँ पे एक एनिमेशन में हम देख रहे हैं कि एक वायर है वो मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान मूवमेंट कर रही है. और इसकी मूवमेंट के नतीजे में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुसलसल चेंज हो रही हैं. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने के नतीजे में इस वायर के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है. और इस जो इंड्यूस करंट इंड्यूस हो रहा है इसे हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे. और जो वोल्टेज इसके अंदर आ रहा है यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर या EMF आ रहा है प्रोड्यूस हो रहा है, इसे हम इंड्यूस्ड EMF कहेंगे. और इस सारे फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम कहेंगे. इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट, ठीक है.
अब हम समझते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसे कि हम पहली बात समझना, हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बुनियादी तौर पर एक कॉज होता है और उसके नतीजे में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जब भी किसी भी सर्किट में आता है तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। फ़र्ज़ करें कि कहते हैं कि एक वायर हम लेते हैं और उसको गल्वेनोमीटर के साथ अटैच करते हैं, और उस गल्वेनोमीटर उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से पास करवाते हैं, हत्ता कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर को कट करती हैं। ऐसे में क्या होता है कि इस वायर जो कि गल्वेनोमीटर के साथ अटैच्ड है, गल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना शुरू हो जाता है। गल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन हमें ये बताती है कि अभी इस वायर के अंदर करंट आ गया। हमने ये देखा कि जो करंट जो इसके अंदर आ रहा था, करंट इंड्यूस हो रहा था, और इस वायर के जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है ना। और उस कांस्टेंट को ही हमने नाम दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ का। फ़र्ज़ करो हम करंट ज़्यादा हो, मतलब कि रेजिस्टेंस कम हो, करंट ज़्यादा हो, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, करंट कम हो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। यानी तो ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, और इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया ईएमएफ का। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड्स टू द इंड्यूस्ड करंट व्हेन करंट इज सर्किट इज क्लोज। जैसे ही सर्किट क्लोज होगा तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ के नतीजे में सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड करंट आना शुरू हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये इंड्यूस करंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दें तो इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ जाएगा। इसी तरह से मूविंग द लूप फास्टर, अगर हम लूप को बहुत ही फास्टली मूव करेंगे तो तब भी जो करंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसी तरह से रिप्लेसिंग द लूप बाई अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स, यानी एक लूप को एक ऐसी कॉइल से रिप्लेस कर दें जिसके कई टर्न्स हों। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये जस्ट एक ही लूप बन रही है, एक ही टर्न है। इसके बरक्स अगर हम ज़्यादा टर्न्स हों तो ऑब्वियसली जो इंड्यूस करंट है उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द लूप रिमेन्स स्टेशनरी एंड मैग्नेट मूव्स, ईएमएफ इंड्यूसेस। अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि लूप को अपनी जगह पे ठहराई रखें और मैग्नेट मूव करें, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका मतलब क्या है, ईएमएफ इंड्यूसेस ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द लूप्स एंड मैग्नेट। और इसी तरह से अगर हम लूप को और मैग्नेट को एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से मूव करवाएं, तब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी, तब कोई ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। तो दरअसल रिलेटिव मोशन जो है, रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है लूप के अंदर से, और यही रिलेटिव मोशन अल्टीमेटली इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करने की वजह बनती है, ठीक है ना। ईएमएफ इंड्यूस्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द वायर चेंजेस, वेल greater the rate of change of flux, larger will be the induced EMF. ओके, अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में हम किस तरीके से ईएमएफ को किसी भी सर्किट में इंड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंट था व्हेन देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट करंट इंड्यूसेस इन द सर्किट। कॉइल और मैग्नेट के दरमियान एक रिलेटिव मोशन है, तो उसके नतीजे में करंट इंड्यूस हो गया। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैग्नेट है, उसको कॉइल के अंदर मूवमेंट दी जा रही है। अब जैसे ये मूवमेंट की राइटवर्ड मूवमेंट की, करंट इंड्यूस हुआ। अब देखें लेफ्टवर्ड मूवमेंट की, करंट इंड्यूस हुआ बट अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर हम मैग्नेट को मूवमेंट करवाएंगे, जैसे नीचे देख रहे हो, ठीक है, ऐसे इस केस में भी आप देख रहे हो कि करंट इंड्यूस हो रहा है। ये तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये कि मैग्नेट और कॉइल के दरमियान एक रिलेटिव मोशन है, तो उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है कि करंट इंड्यूसेस इफ द सर्किट इन द सर्किट इफ वी चेंज द एरिया ऑफ द कॉइल इज द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक कॉइल है और आप यहाँ पे क्रॉस का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ हमें समझना चाहिए क्रॉस और डॉट्स का। जहाँ पर क्रॉस लगे होंगे इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, ठीक है ना। और इसी तरह से जहाँ पे डॉट्स लगे होते हैं सिर्फ, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं नीचे डॉट्स लगा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, तो ये कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है,
आउट ऑफ द पेपर, पेपर से बाहर की तरफ है। ठीक है, हम क्योंकि पेज के ऊपर हम राइट वर्ड भी बना सकते हैं, जैसे कि ये राइट वर्ड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट वर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपवर्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाउनवर्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास तो 2 डायमेंशनल पेज होता है, हमारे पास वो रिस्ट्रिक्शन होती हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि पेज से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ द निकल रही हैं, तो वो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर हम कहेंगे पेज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो वो भी हम रिप्रेजेंट पेज के ऊपर 3D डायमेंशनल सिचुएशन नहीं बना सकते। तो इसके लिए आमतौर पे आसान तरीका ये किया जाता है कि क्रॉस लगा दिए जाते हैं। जब क्रॉस मुख्तलिफ फासले पर लगा दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और जहाँ डॉट्स लगाए जाते हैं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से बाहर की तरफ है। वेल ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कॉइल है। वेल ये कॉइल है, और इस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर रखा हुआ है। अगर मैं इस कॉइल के देखूं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से गुजर रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो ये यहाँ पे 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो फ्लक्स भी फिर इसी हिसाब से कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। नो डाउट इससे ज़्यादा भी गुजरती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो समझने के लिए कह रहे हैं 8 होती हैं। वो तो इनफाइनाइट होती हैं, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, लेकिन अभी जस्ट समझने के लिए हम कर रहे हैं। अब इस एरिया को हम स्ट्रेच कर रहे हैं इस तरह से, जैसे कि नीचे डायग्राम में भी देख रहे हो। जैसे एरिया को हमने स्ट्रेच किया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी हैं देखते हैं। ये देखिएगा 1 2 और ये 3। अब फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ कितने, 3 है। इज इट क्लियर? अब देखो कि पहले फ्लक्स 8 है, फिर अब फ्लक्स 3 है। फिर अगर हम स्ट्रेच करके दोबारा इसे कंप्रेस करेंगे, दोबारा 8 हो जाएगा, 8 3 8 3, इसके दरमियान रहेगा। यूँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स मुसलसल चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब मुसलसल चेंज होगा तो अल्टीमेटली इस कॉइल के अंदर करंट आ जाएगा। और ये जैसे ये जो वोल्ट मीटर या गलवानोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ज़ीरो से थोड़ी सी डिफ्लेक्शन है, तो डिफ्लेक्शन जब भी आएगी तो ऑब्वियसली करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, कहते हैं करंट कैन आल्सो बी जनरेटेड व्हेन अ कॉइल ऑफ कांस्टेंट एरिया इज रोटेटेड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल को हम रोटेट करें। जैसे फर्स्ट करें कि ये मेरे पास मोबाइल है, ये देख सकते हैं मोबाइल को इस तरह से हम रोटेट कर रहे हैं। इस तरह ये भी मोबाइल को तो नहीं कर रहे ऑब्वियसली, एक कॉइल है उसको इस तरह से हम रोटेट कर रहे हैं। अब रोटेट करते हुए जब उसकी पोजीशन यूँ होगी तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, लेकिन जैसे ही इसकी पोजीशन यूँ हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से कोई भी नहीं गुजरेंगी, इसके पास से तो टकरा के इसके पास से गुजर जाएंगी। यूँ हम अगर रोटेट करते हो मैक्सिमम ज़ीरो मैक्सिमम ज़ीरो मैक्सिमम ज़ीरो, तो ये इस तरह से जब मुसलसल रोटेट करवाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम ज़ीरो के दरमियान वेरी करता रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट यही बात लिखी हुई है, करंट कैन आल्सो बी जनरेटेड व्हेन अ कॉइल ऑफ कांस्टेंट एरिया इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। वेल अच्छा, ये ही बुनियादी तौर पे प्रिंसिपल है बिजली बनाने का इलेक्ट्रिकल जनरेटर के अंदर। हम अक्सर कहते हैं कि यार हाइड्रो पावर प्लांट्स हों या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स या थर्मल पावर प्लांट्स या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, या हमारे घर में भी अक्सर जनरेटर होते हैं जो कि थोड़े से ऑयल या डीजल पर चलते हैं। तो उसके पीछे की यही रीज़न है, वो फ्यूल हम देते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो घूमना शुरू हो जाते हैं। कॉइल घूमेगी तो ऑब्वियसली फिर हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा अल्टीमेटली। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉइल घूम रही है, और वो किस में घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जब भी घूमेगी तो फ्लक्स चेंज होगा। तो बुनियादी जो इसके पीछे रीज़न है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो अल्टीमेटली ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के करंट कैन आल्सो बी इंड्यूस्ड इफ वी ब्रॉट two coils together to very small distance. If we change the current using the rheostat,
in one coil, EMF induced in the neighboring coil. This is because changing current in one coil also change the magnetic field lines in the neighboring coil. This phenomena is called mutual induction. Well, okay, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो कॉइल्स हैं, एक तो को कह रहे हैं हम ये प्राइमरी कॉइल है और ये वाली सेकेंडरी है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जैसे स्टार्ट में भी हमने पढ़ा था कि कोई भी सोलेनाइड है उसको अगर हम करंट दें तो वो मैग्नेट बन जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको हमने करंट के साथ, यहाँ पे स्विच तो ओपन है, तो स्विच ओपन है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे अब स्विच क्लोज है तो करंट इसमें से फ्लो करना शुरू हो गया है। ठीक है ना, अब करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पूरी यूँ करंट फ्लो कर रहा है, और तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरफ आप देख पा रहे हो गए। वेल, अब रियोस्टेट को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, करंट को इंक्रीज़ करेंगे। करंट इंक्रीज़ करेंगे, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज़ होंगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना सिर्फ ये कि प्राइमरी कॉइल में से इंक्रीज़ होंगी, बल्कि साथ वाली पड़ी हुई सेकेंडरी कॉइल में से भी इंक्रीज़ होंगी। अगर सेकेंडरी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप दोबारा देखें इंक्रीज़ हो रही हैं, दूसरे अल्फाज में चेंज हो रही हैं, चेंज होंगी, तो यहाँ पे सेकेंडरी में करंट इंड्यूस हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं करंट को कम भी करूँगा तब भी करंट इंड्यूस, तो करंट को कम भी करूँगा तब भी इंड्यूस करंट होगा, कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होगा सेकेंडरी में। अब ये कैसे होगा, अगर रियोस्टेट की मदद से हमें रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ प्राइमरी का, और अल्टीमेटली क्या होगा कि प्राइमरी में से करंट क्या रिड्यूस हो जाएगा, कम फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। चाहे कम होंगी, चेंज तो होंगी। जब चेंज होंगी तो सेकेंडरी में अगेन जो है ना करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होने के नतीजे में। वेल, जैसे कि और यही चीज़ आप हमें हमारे पास चार्जर्स में इस्तेमाल होती है, जो चार्जर के अंदर ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। यही बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होता है। ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कॉइल्स हैं, एक ये वाली कॉइल है, ठीक है, और इसको हम ए का नाम दे रहे हैं, और एक ये वाली कॉइल है, इसको हम बी का नाम दे रहे हैं। अब ए कॉइल को हम अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है, वो मुसलसल चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, ये आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग करंट ए वाले को दे रहे हैं, लेकिन ए वाले की वजह से जो करंट चूँकि चेंज हो रहा है, तो उसी हिसाब से हर वक्त मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज हो रही हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज भी बी से भी हो रही हैं। अब जब बी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो बी के अंदर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, और लैम्प भी लीट अप हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी से ये चेंजिंग्स आएंगे। वेल, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 था, इसके थ्रू भी मैंने बताना चाह रहा था कि इस तरह से करंट को इंड्यूस किया जा सकता है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पे चलते हैं। सपोज अ कॉइल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट and that electromagnet is connected with a battery and rheostat. If current through the electromagnet varies, the magnetic field lines through the coil also changes. That tends to induce current in the coil. Well, ये हमारे यहाँ पर हमारे पास एक सिचुएशन है कि ये अभी कॉइल है, कॉइल स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही। ठीक है, और इस कॉइल के अंदर इस कॉइल को हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर। ठीक है ना, अब ये मैग्नेट नहीं है, बल्कि क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है, एक ऐसी चीज़ होती है, अगर हम उसे करंट देंगे तो मैग्नेट बन जाएगा, जैसे ही करंट ऑफ करेंगे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम दे रहे हैं इसे करंट। करंट देने के नतीजे में क्या होगा, ये सारा का सारा मैग्नेटाइज हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, मैग्नेट हो गया। अब मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ नीचे की तरफ आएंगे, और वो कॉइल में से ऑब्वियसली पास करेंगे। अगर मैं यहाँ पे जो करंट है उसको उसके जो सोर्स है उसे हम अल्टरनेटिंग सोर्स से मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में ये होगा कि ये करंट कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी ज़ीरो, यानी मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान, दूसरे अल्फाज में ये करंट ऑसिलेट करता रहेगा। वेल, जब करंट बहुत ज़्यादा होगा, पीक पर होगा, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बहुत ज़्यादा होंगे, पीक पर होंगे।
जब करंट ज़ीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बहुत कम हो जाएंगी। इसी तरह से करंट दोबारा जब मैक्सिमम पर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मैक्सिमम पर हो जाएंगी। यूँ आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, यानी चेंज हो रही हैं। वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर से भी चेंज होंगी मुसलसल। जैसे इस कॉइल में से चेंज होंगी तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। वेल, these were some experiments that show how EMF can be induced in the circuit. ओके, EMF जैसे इंड्यूस होता है तो उसके नतीजे में फ़ौरन फिर करंट भी इंड्यूस हो जाता है। ठीक है। होप सो ये आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का समझ आया होगा। ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।